हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय चैप्टर नंबर 26 की। दोस्तों, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। दोस्तों, संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेखित किया गया है। अमेरिका उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है, बल्कि यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों की व्याख्याता एवं गारंटर भी है। इसके अलावा यह परामर्श शास्त्रदात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य आलदी कृष्ण अय्यर ने कहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्रों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा, सलाहकार क्षेत्राधिकार। पांचवा, अभिलेखों का न्यायालय। छठा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। सातवां, अन्य शक्तियाँ। मूल क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो पहला केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के बीच हो, दूसरा केंद्र और कई राज्यों या राज्यों की एक तरफ होना, एक या अधिक राज्यों को दूसरी तरफ होना, तीसरा दो या अधिक राज्यों के बीच। उपरोक्त संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष का अभिप्राय है किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के विशेष आधारभूत न्यायिक दायरीकरण के संबंध में दो बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला, विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो। इस तरह राजनीतिक प्रगति का प्रश्न इसमें समाहित नहीं है। दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को इस न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। पहला, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रासंविदा सनद या एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। दूसरा, कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता, केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रगति वाला साधारण विवाद और केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। 1961 में के मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र एवं के खिलाफ मामला लाया गया। राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिकता को मानते हुए इस मुकदमे को खारिज किया। न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार। संविधान ने उच्चतम न्यायालयों को नागरिक के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, देश उत्प्रेषण, प्रतिरोध एवं अधिकार प्रेक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिक के मूल अधिकारों को रक्षा करे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है और नागरिक को अधिकार है कि वह बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। हालांकि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में यह उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। इस तरह का अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों को हनन हो रहा हो तो वह सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसलिए मूल अधिकारों के संबंध में विवादों की तुलना में मूल न्याय निर्णय क्षेत्र से संघीय विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का मूल न्याय निर्णय क्षेत्र भिन्न है। पहले मामले में यह उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती तथा दूसरे में विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त पहले मामले में विवाद किसी नागरिक और सरकार के बीच होता है, जबकि दूसरे मामले में इकाइयां संघीय होती हैं।
न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में एक और अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायाधीश जारी करता है, अन्य उद्देश्य से नहीं, जबकि दूसरी तरफ उच्च न्यायालय ने केवल नामूल अधिकारों के लिए न्यायाधीश जारी किया सकता है, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इसका अभिप्राय है कि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन संसद उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए न्यायाधीश की शक्ति प्रदान कर सकती है। सलाहकार क्षेत्राधिकार। संविधान राष्ट्रपति के 2 श्रेणियों में मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। पहला का सार्वजनिक महत्व के किसी भी मसले पर विधेयक प्रश्न उठने पर। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रासंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय पर अपना मत दे भी सकता है और देने के से इनकार भी कर सकता है। दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही तरह उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाह ही होती है। इस तरह राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह इस सलाह को माने। यद्यपि सरकार अपने द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधेयक सलाह प्राप्त करती है। अब तक 2013 राष्ट्रपति द्वारा अपनी सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 15 मामले संदर्भित किए जाते हैं कि कालानुक्रम निम्नवत है। पहला, दिल्ली विधि अधिनियम। दूसरा, केरल शिक्षा अधिनियम 1958 में। बेरा बारी संघ 1960 में। चौथा, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1963 में। विधायिका के विशेषाधिकार से संबंधित केशव सिंह मामले 1964 में। छठा, राष्ट्रपति चुनाव 1974 में। सातवां, विदेश न्यायालय विधेयक 1978 में। आठवां, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्स्थापन अधिनियम 1982 में। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1962 में। राम जन्मभूमि मामला 1993 में। 11वां, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली मंत्रणा प्रक्रिया 1998 में। 12वां, प्राकृतिक गैस एवं तरल प्राकृतिक गैस से संबंधित विषयों पर केंद्र एवं तथा राज्य की विधायी समझौता 2001 में। चुनाव आयोग के गुजरात विधानसभा चुनावों को स्थगित करने के निर्णय की संवैधानिक वैधता 2002 में। 14वां पॉइंट, पंजाब समझौते पर समाप्त करने संबंधी अधिनियम। 15वां, 2G स्पेक्ट्रम मामले में आया निर्णय तथा प्राकृतिक संसाधनों की सभी क्षेत्र में नीलामी का बाध्यकारी बनाया जाना 2012 में। अभिलेख का न्यायालय। अभिलेखों के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियाँ हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। दूसरा, इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित किए जाने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपये तक अर्थदंड या दोनों शामिल है। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दंड देने की यह शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय से निहित है, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और पंचायतों में भी प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का मतलब है स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश, न्यायाधीश की अवहेलना, जबकि आपराधिक अपमानना का मतलब है किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना। पहला, जिसमें न्यायालय की स्थिति को कम आतर आंकना या उसको बदनाम करना। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचना। तीसरा, न्याय प्रशासनों को किसी भी तरीके से रोकना। हालांकि किसी मामले को निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण न्यायिक कार्यवाही रिपोर्ट के निष्पक्ष उचित आलोचना और प्रशासनिक दिशा से इस पर टिप्पणी को न्यायालय में की अवमानना नहीं माना जाता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। इन्हें आधिकारिकता पाए जाने पर इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध
तदनुपरांत इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अन्य शक्तियाँ, उपरोक्त शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। जैसे पहला, यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। इस संबंध में यह मूल, विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है। दूसरा, यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है। यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। इस संबंध में यह मूल, विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है। दूसरा, यह संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार के आचरण की जांच करता है। इस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है, यदि यह उन्हें दुर्व्यवहार या दोषी पाता है तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तीसरा, अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति इसे है। इस तरह यह अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है और सामाजिक हितों व न्याय के हित में वह इसे हटकर भी फैसले ले सकता है। संक्षेप में, उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले से हटकर फैसला दिया। चौथा पॉइंट, उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। यह किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरित भी कर सकता है। पांचवा पॉइंट, इसकी विधाइयाँ भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। सभी प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं। यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। यह संविधान की विभिन्न उपबंधों एवं इसमें निहित तत्वों की अंतिम रूप प्रदान करता है। सातवां पॉइंट, इसे न्यायिक अधिक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसका देश के सभी न्यायालयों एवं पंचायतों में क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है और इसका न्याय क्षेत्र एवं शक्ति अन्य मामलों के केंद्र एवं राज्यों के बीच विशेष समझौते के तहत विस्तारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता। उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को निम्न 3 श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। पहला, वरिष्ठ अधिवक्ता। ये वे अधिवक्ता होते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता को मान्यता देता है। न्यायालय ऐसे किसी भी अधिवक्ता को जो उसकी नज़र में ख्यात विधि वेता हो, कानूनी मामलों की पारंगत हो, संविधान का विशेष ज्ञान रखता हो तथा बार की सदस्यता प्राप्त हो, उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्ति कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता बिना अधिवक्ता ज्ञान ऑन रिकॉर्ड के बिना बहस में उपस्थित नहीं हो सकता। ऐसा अधिवक्ता किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण में बिना किसी कनिष्ठ के पेश नहीं हो रह सकता। वह प्रार्थना या शपथ पत्र के संबंध में अनुदेश प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। भारत में किसी न्यायालय या अधिकरण में कोई समान प्रारूप कार्य या सलाह या साक्ष्य लेने या किसी प्रकार के प्रसार कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है, परंतु यह निषेध किसी कनिष्ठ के साथ परामर्श में ऐसे किसी मामले के निपटान में संबंधित नहीं है। दूसरा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं एवं अपील फाइल कर सकते हैं कि ये किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश भी हो सकते हैं। तीसरा, अन्य अधिवक्ता। ये वे अधिवक्ता हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य बार काउंसिल में दर्ज होता है। ये किसी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं तथा बहस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।